गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था आपने लास्ट में? क्या लिखा था? तो कल मैं आपको जहां से मैंने छोड़ा था, डेंग शाओपिंग डेंग शाओपिंग और राजीव गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। तो वहां से इंडिया ने एक अप्रोच बदला। 1988 से इंडिया ने अप्रोच बदला और ये मान लिया कि व्यापार का मुद्दा अलग है और बॉर्डर डिस्प्यूट अलग है। यानी हमारे अप्रोच में एक बड़ा प्रैग्मेटिक था, जिसे कहते हैं डी लिंकिंग, डी हाइफेनेशन। तो इस शब्द का प्रयोग हम बहुत बार बार करते हैं। इस घटना से हमने, यानी अगर हम जो कल हम बता रहे थे हिस्ट्री, एक बार आपको याद दिला दें, 1947 से लगभग 1954 तक भारत चीन संबंध कैसे थे? भाई भाई, बहुत बड़ी बात थी ये। 62 से 1988 तक बाई बाई। और 1988 के बाद भारत और चीन के बीच में डी लिंकिंग की पॉलिसी अपनाई गई। डी लिंकिंग कहिए, यानी अलग अलग करना, या कई बार कहते हैं डी हाइफेनेशन। डी लिंकिंग या डी हाइफेनेशन, ये नीति अपनाई गई जिसके अंतर्गत ये माना गया कि सीमा विवाद और अन्य संबंधों को अलग अलग करके देखा जाए। सीमा विवाद, सीमा विवाद और अन्य संबंधों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है, ऐसा 1988 से हमने मान लिया। इसलिए अब देखेंगे कि भारत और भारत और चाइना के मामले में दो विरोधाभासी अप्रोच आपको दिखेगा। अब 88 के बाद हमने ये सोचा, देखिए उदारवादी, इसलिए भारत चीन भारत चीन संबंधों में एक दृष्टिकोण ये मानता है जो उदारवादी है, अगर आप व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो बाकी सारे संबंध अपने आप सामान्य हो जाएंगे। इसे बाकी संबंधों को, झगड़े को पीछे हटा दीजिए। यानी अन्य संबंध का मतलब है कि व्यापार, अन्य संबंध का मतलब है सीमा, अन्य संबंध सीमा विवाद। सीमा विवाद को अलग रखिए, बाकी सब राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक संबंध आप बना लीजिए। और जब व्यापार आगे बढ़ते हैं तो बाकी संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे। पहला अप्रोच ऐसा मानता है। लेकिन और आप देखोगे 1988 के बाद भारत चीन के बीच तमाम समझौता हुआ, सीमा पर विश्वास बनाए रखने का, तमाम शांति के समझौते हुए, सब कुछ फेल हो गया। समझौता एक नहीं, पांच पांच छः छः किए गए थे। और ये था कि सीमा पर शांति बनाए रखी जाएगी, विश्वास निर्माण के उपाय होंगे। लेकिन चीन ने इसका दोहरा फायदा उठा लिया। अब चीन को भारत के बाजार तो मिल गए, अब एक तरफ भारत के बाजारों में प्रवेश करता चला गया, दूसरी तरफ उसने भारत के भूभाग को क्रमिक रूप में खाना शुरू किया। यानी हमें ऐसा लगा कि दोनों तरफ से हम ठगे गए, क्योंकि 2020 में ऐसा दिखा कि जैसे जैसे चीन आगे बढ़ता चला गया, पावरफुल होता चला गया, उसने सीमा विवाद के सारे समझौते तोड़ दिए। 2020 में हम फिर उसी बिंदु पर वापस आ गए जहां 88 से पहले थे। गालवान क्लैश के बाद भारत ने डीलिंकिंग की पॉलिसी खारिज कर दी।
तो अब इसमें आप देखेंगे 2020 2020 के बाद भारत डीलिंकिंग की पॉलिसी फॉलो नहीं करता। यानी भारत ने मान लिया कि जब तक चाइना के साथ हमारे सीमा विवाद हल नहीं होंगे, कि भारत ने माना कि जब तक हमारे सीमा विवाद के मामले हल नहीं होंगे, तब तक भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसलिए आप देखोगे कि हमने व्यापार को रोका, चाइना के सामान कम से कम भारतीय बाजार में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुरक्षा के नाम पे हमें रोक रखा है, और बड़ी सारी चीज़ों में चाइना, जबकि आप देखोगे भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है, चाइना निवेश करना भी चाहता है। भारत दुनिया के बड़े बाजार में एक है, चाइना इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन भारत ने अपने बाजारों को चीन के प्रवेश से रोक रखा है। भारत इधर चाइना को आने नहीं दे रहा है। अब सवाल ये है, अब जयशंकर जैसे अभी आ, किसकी मीटिंग थी, एससीओ की, एससीओ की मीटिंग में बात हो गई, ठीक है, सीमा पर डिसएंगेज किया जाएगा, डिस्कलेशन नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन भारत के लिए अभी भी चैलेंज है कि क्या चाइना का अप्रोच सारे मामलों में भारत के प्रति बदल गया है? तरह नहीं है। तो ये एक शुरुआत है, एक प्रगति है, इससे बहुत आशावादी तो हम नहीं हो सकते। इसीलिए आर्थिक संबंध बाकी संबंधों को हल कर देंगे तो प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो सवाल है फिर चाइना के साथ डील कैसे किया जाए? हमने आर्थिक वाला मामला तो करके देख लिया, उल्टा पड़ गया। इसे यथार्थवादी मानते हैं। याद रखिए, चाइना के साथ डील करने का मतलब वार करना नहीं है। वो वार तो डिप्लोमेसी में आता ही नहीं, और वार आप तब करेंगे जब बाकी कोई ऑप्शन ना बचे आपके पास। इसे ये मान्यता रखे कि चीन के साथ व्यापार करेंगे, चीन का दृष्टिकोण हमारे प्रति बदल जाएगा, ये सही नहीं है। बात स्पष्ट ये है, मुद्दा ये है कि यदि चीन को उसके बराबर की उसकी उसकी भाषा में समझाया जाए तो बात समझेगा। याद रखिएगा, पावरफुल आदमी के सामने नैतिक आर्गुमेंट नहीं चलते। अब कोई हट्टा कट्टा आदमी आपको दो तमाचे दे दिया और आप कहें भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं व्यवहार करते। अब लो, अब भाई साहब कहिए, अब उसे पीट ही दिया। उसको समझाने के लिए तर्क नहीं चलेगा, उसको समझाने के लिए उससे मोटा पहलवान चाहिए। यही तरीका है और हमने अपना लिया है। अमेरिका के साथ क्यों जा रहे हैं? अब याद रखिए, 2014 के बाद 2014 के बाद, ये सुनने में बड़ी आपको अजीब सी बात लगेगी, जो वार के समय होता है, भारतीय सरकार इमरजेंसी आर्म्स प्रोक्योरमेंट कर रही है पिछले 5 साल से। हथियारों की खरीदारी हम इमरजेंसी कर रहे हैं। अच्छा, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम वार कर देंगे, धो देंगे चीन को। वार का नियम है 40 दिन के लिए आपके पास आर्म्स होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले कह रखा है कि हमारे पास एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, जो अभी लगभग 30-32 के आसपास रुके हुए हैं। यानी अभी भी हमारी आर्म्स प्रिपरेशन कम है। लेकिन ये बात तय है, जो अग्नि बनाई हुई है फ्रिज में रखने के लिए क्या? परमाणु बम को दिवाली के लिए रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है? इतनी बड़ी सेना क्यों रखा हुआ है? ये तो बात स्पष्ट होनी चाहिए ना। अरे मेरे बच्चों, सेना इसलिए थोड़ी रखा है कि उसको सेना मेहंदी सॉन्ग के लिए है। सेना मेहंदी सॉन्ग के लिए थोड़ी है। इसलिए एक बात याद रखिए, 2020 के बाद जब गालवान में क्लैश हुआ, भारत ने बिल्कुल यानी ये तो बात तो मोदी सरकार के आने के बाद से ही चेंज हो गई थी कि चाइना के साथ हम परंपरागत तरीके से डील नहीं करेंगे। और बात सीधी सी है, चाइना को बैलेंस करने का एक ही तरीका है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन शतरंज के खेल जैसा होता है। शतरंज के खेल में चाल चली जाती है, वॉर नहीं होता। शतरंज खेल में हाथी घोड़ा लड़ते हैं, मिसाइल दागते हैं, और रणनीति होती है। सीधी सी बात है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक दुविधा बहुत पहले से चल रही थी
कि हम अमेरिका के साथ जाएं कि ना जाएं, खासतौर पर सामरिक संबंधों के मामले में। जापान को मालाबार सैन्य के अभ्यास में बुलाए कि न बुलाए। तो जब तक गठबंधन सरकार हमारे यहाँ थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, हम अवॉइड करते थे कि नहीं नहीं, अमेरिका को इधर ना बुलाए। जापान को बुलाएंगे चीन बुरा मान जाएगा, और चीन सोचेगा भाई देखो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, हम तो अपने दोस्त की सेंसिटिविटी का इतना ध्यान रखते हैं, हम तो अपने दोस्त की सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी का इस किस्म का ध्यान है, उसके लिए हमने बाकी लोग बाकी तरफ देखा नहीं। वो 4 चैनल खोले हुए हैं। अजीब सी बात नहीं है? इन्हें हमें लगता है कि चीन सेंसिटिव नाराज हो जाएगा, हम अमेरिका के साथ सामरिक संबंध बनाएंगे। मैं अमेरिका के साथ सामरिक संबंध की बात कर रहा हूँ, आर्थिक की नहीं। अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध तो चाइना के भी हैं, जापान। अब सवाल है कि अगर हम क्वाड में जा रहे हैं, और बात देखिए आईआर का बच्चा ही बता देगा, अगर भारत अमेरिका सामरिक संबंध हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई साझे खतरे हैं। और भारत अमेरिका के साझे खतरे क्या हैं? भूटान, रवांडा, बुरुंडी, चाइना है। अब ये तो बच्चा भी समझ लेगा। अब चाइना ये कह रहा है कि तुम मुझे घेर रहे हो। हमने कहा ना भाई, हम घेर क्यों रहे हैं? हमारा अमेरिका के साथ संबंध अलग है, घेरा घेर की बात तुम सोच रहे हो। इसलिए चाइना को भी हमने डिफेंसिव कर रखा है। और याद रखिए, अमेरिका के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में और किसी के पास है नहीं। ये बात ठीक है कि अमेरिका ने जो जेट इंजन के समझौते की बात की है, वो उसकी टेक्नोलॉजी 40 साल पुरानी, ये भी बात सही है। लेकिन वो 40 साल पुरानी होने के बावजूद भी वैसी और कहीं नहीं है। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, याद रखना बड़े बच्चों। इसलिए आलोचना में कोई कह सकता है ओ माय गॉड 40 साल की पुरानी टेक्नोलॉजी लेके उछल रहे हो। तो सवाल है वही कहीं से दिलवा दो ना मुझे, कहीं से दिलवा दो। इसलिए सवाल ये नहीं कि वर्तमान पार्टनर में खामी क्या है, सवाल ये है उसका विकल्प क्या है। कमाल की बात है। देखो ये मेरा बच्चा कितने आजकल शांति से क्लास सुनता है, पॉलिटी में एकदम से हमेशा बेचैन रहता था। मेरे बच्चे, तुम्हारे तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? अब ये बिल्कुल सही रास्ते पे है। देखो कितने कितने, अब केवल ध्यान से अब पूछना इसने बंद कर दिया। जो 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 सवाल पूछना बंद कर दे, समझ लो बुद्ध बन गया है वो, याद रखना। अब ये बुद्ध बनने के रास्ते पर है। और अच्छा बात याद रखो मेरे बच्चे भाई, सीधी सी बात है। अब हमने भी देखो, पहले पहले ही होता था, अमेरिका को बुलाया, जापान को बुलाया, चोरी चोरी मिले या खुल्लम खुल्ला सामरिक संबंध बनाएंगे, प्यार और की बात नहीं होती। कमाल की बात, अपनी बात हमेशा से मिला दोगे। इसलिए हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट कहना है, भाई ठीक है चाइना के साथ हम जा रहे हैं तो वार और करने वाली बात थोड़ी है। लेकिन अब ये सोच के रखें कि चाइना चाइना को जो समझना है वो समझे। हमारी जिसके साथ दोस्ती है हम उसके साथ निकलेंगे। अब मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, मोहल्ले वाले समझे, हमें क्यों शर्माना। इसलिए हमने भी दांव बदल दिया, याद रखना। इतने वेपन्स खरीद रखे हैं, इमरजेंसी इमरजेंसी आर्म प्रोक्योरमेंट को वार के समय होता है। इसी बात का चाइना फायदा उठाता था। राफेल क्यों खरीदा है, याद रखिए, सीधी सी बात है। इसका मतलब है अगर कल इंडिया चाइना का वार हो गया, यकीन मानिए भारत उससे पीछे नहीं रहेगा। और हमने पहले कहा है, हमारी आर्मी की देखिए टेक्नोलॉजी की चीन के पास थोड़े एडवांसमेंट हो सकते हैं, लेकिन जापानी, अमेरिकी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी का विकल्प अभी चाइना के पास नहीं है। रसिया के पास नहीं है तो कहाँ से चाइना के पास आएगा? इसे हमारा क्लियर है। अगर चाइना इतना आमादा है कि लड़ना चाहता है तो देख लेते हैं। अब ये नहीं कि कोई कोई रोज वो धमकाता रहे कि लड़ दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। हमें कहा आ जाओ भाई मार ही दो, उसके बाद क्या करेगा? उसका ऑप्शन खत्म हो गया ना। उसके बाद धमकी तो बंद हो जाएगी। आप याद रखिएगा, ये बहुत डेयरिंग डिसीजन था, चाइना के साथ इंडिया खड़ा हो गया। और जब हम चाइना को हमने धमकी दे दी, पाकिस्तान का सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
पाकिस्तान और हल्ला मचा लगा, भाई हमारा पीओके गया। हमने कहा अभी कहाँ गया, अभी तो लेना बाकी है। इसलिए बात बड़ी स्पष्ट है। लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो कि क्या पहला पढ़ने से। पहला पॉइंट, परंपरागत रूप में, परंपरागत रूप में उदारवादी यह मानते थे, परंपरागत रूप में उदारवादी ये मानते थे कि भारत चीन के साथ परंपरागत रूप में उदारवादी ये मानते थे कि भारत चीन के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के बेहतर होने के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के बेहतर होने के साथ अन्य संबंध अन्य संबंध स्वाभाविक रूप में सुधर जाएंगे। अन्य संबंध स्वाभाविक रूप में सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारी भागीदार क्योंकि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार चीन है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार चीन है। इसके बावजूद सीमा के मुद्दे पर इसके बावजूद सीमा के मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण सीमा के मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण आक्रामक और विस्तारवादी है। सीमा के मुद्दे पर चीन का दृष्टिकोण आक्रामक और विस्तारवादी है। अगला पॉइंट, व्यापार बढ़ने के साथ व्यापार बढ़ने के साथ चीन के साथ व्यापार बढ़ने के साथ चीन के साथ अन्य संबंध
अन्य संबंध सामान्य हो जाएंगे। अन्य संबंध सामान्य हो जाएंगे। यह धारणा सिद्ध नहीं हुई। यह धारणा प्रमाणित नहीं हुई। अगला पॉइंट, फिलहाल फिलहाल भारत के द्वारा फिलहाल भारत के द्वारा फिलहाल भारत के द्वारा चीन के साथ फिलहाल भारत के द्वारा चीन के साथ संबंध निर्माण में नई यथार्थवादी रणनीति का निर्माण किया गया है। नई यथार्थवादी रणनीति का निर्माण किया गया है। जिसके अनुसार पहला पॉइंट, सीमा विवाद को अन्य मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता। जिसके अनुसार पहला पॉइंट, सीमा विवाद को अन्य मुद्दों से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, सीमा विवाद के समाधान के बिना चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। सीमा विवाद के समाधान के बिना चीन के साथ अन्य क्षेत्रों में संबंध सामान्य नहीं हो सकते। तीसरा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक संबंध को बढ़ाकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक संबंध को बढ़ाकर भारत की सैन्य क्षमता को भी सुदृढ़ किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को बढ़ाकर भारत की सैन्य क्षमता को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इन देशों के साथ संबंध में इसी में इन देशों के साथ संबंध में चीन की संवेदना के बजाय भारतीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन देशों के साथ संबंध में चीन की संवेदना या चीन की प्रतिक्रिया के बजाय भारतीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
चीन की संवेदना या प्रक्रिया के बजाय भारतीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अंतिम पॉइंट, सीमा पर तनाव कम करने के लिए सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी रहेगी। सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी रहेगी। तो आप देखेंगे ये हमारे मल्टीपल अप्रोच है चाइना के साथ। इसका सीधा मतलब है सीमा पे लड़ने का इंडिया का प्लान नहीं है। उसी के अंतर्गत अभी कहा गया है कि देश पांग में किस तरीके से पेट्रोलिंग की जाएगी। थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। उसी के अंतर्गत आप देखिए अभी डिसएंगेजमेंट उसी का प्लान है। लेकिन आप याद रखिएगा सीमा विवाद को हल करना एक टेढ़ा खीर है, क्योंकि सीमा विवाद को हल करने कई प्रोसेस हैं। ये देखो वही देखने के तरीके हैं। अगर आप कहें तो सीमा विवाद को मैं चुटकी में हल कर दूं, यही तो। इसलिए सही मायने में भारत और चीन के बीच में आप याद रखिए सीमा विवाद का मुद्दा तो है ही नहीं है। मूल मुद्दा तो है चीन की आक्रामक नीति, चीन की विस्तारवादी नीति। और भारत और चीन के बीच में अगर आप कहें तो मैं चुटकी में सीमा विवाद हल कर सकता हूं। अगर चीन की कोई मित्रतापूर्ण सरकार होती तो ये सीमा विवाद पैदा ही नहीं होता कभी। अब मामला मामला केवल सीमा विवाद का नहीं है, मामला चीन की शक्ति आकांक्षा का है, महत्वाकांक्षा का है। उसको लगता है कि एशिया हमारे निर्देश से चले। इसे बार बार इंडिया क्या कहता है, एशिया मल्टीपोलर होना चाहिए। चाइना कहता है कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए। मल्टीपोलर का मतलब होता है एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाईपोलर, एक होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब है कि अगर आपके परिवार में शक्ति के कई केंद्र हैं तो परिवार मल्टीपोलर है। पोल हमेशा पावर सेंटर को दिखाता है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, बाईपोलर होता है, नॉर्थ एंड साउथ। वैसे ही दुनिया में अगर दो महाबली पूरी दुनिया को नियंत्रित करेंगे, दुनिया बाईपोलर। एक महाबली नियंत्रित करेगा तो यूनिपोलर। दो से ज्यादा महाबली नियंत्रित करेंगे तो मल्टीपोलर। चाइना चाहता है कि दुनिया तो मल्टीपोलर हो, क्योंकि अगर दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका यूनिपोलरिटी की बात करना शुरू करता है। तो सवाल है कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई तो एशिया मल्टीपोलर ना हो। एशिया भी तो मल्टीपोलर होना चाहिए। इसीलिए इंडिया ने क्या किया है, मल्टीपल पॉलिसीज अपना रखी है। चीन के साथ सीमा विवाद को हल करना कॉम्प्लेक्स काम है, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी सीमा है। तो पहले सीमा विवाद को हल करने के लिए आप याद रखिएगा, सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन के साथ हम वार्ता 1988 से कर रहे हैं। आज तक कोई प्रगति नहीं है। 1988 से बात करने के बावजूद आज तक कोई प्रगति नहीं है। इसका मतलब कोई तो कॉम्प्लेक्स मामला है। और इसमें आप देखोगे और आप कहोगे सर आप कैसे हल करना चाहते हो, तो मेरी बात सुनो। सबसे आसान है, आप सुनोगे। लेकिन और ये बात पूर्व विदेश सचिव जी पार्थ सारथी ने अपनी किताब में भी लिखा। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई सीमा का विवाद या कोई भी हल होता है गिव एंड टेक के हिसाब से होता है। आईआर का मतलब ये नहीं होता कि मेरे यहां आओगे तो क्या लाओगे और तुम्हारे यहां आऊंगा तो क्या खिलाओगे। इसका मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि देखिए संबंधों में सीमा विवाद हल करने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं है, समुद्री विवाद को हल करने का चलो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, सीमा विवाद को हल करने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। और जीवन का प्रिंसिपल ये है, एक कदम आपको पीछे हटना पड़ता है तब अगला आदमी कदम पीछे हटेगा। अब ये नहीं खूंटा यहीं गड़ेगा, ऐसे कोई समाधान नहीं होता। मैं गांव में गया था एक बार, सरपंच जी बैठे थे, जमीन का झगड़ा हल हो रहा था। मैंने कहा जरा देखते हैं भाई यहाँ विवाद का निस्तारण कैसे होता है, आओ करके देखें। तो मैं गया, सरपंच ने जी ने कह दिया भाई देखो ये झगड़ा हो गया, ये आपका है, ये आपका है झगड़ा हल। तब तक उसी में पक्ष में उठा, उन्होंने कहा सरपंच जी सब ठीक है लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा, झगड़ा रद्द हो गया। याद रखिए अगर आप ये चाहते हैं, और 1962 घटना अलग हो गई, आज कंडीशन अलग है, तो थोड़ा गिव एंड टेक वाली बात करिए। क्योंकि हमारे तरफ से गलती ये रही कि हम भी तो अपनी बाउंड्री निर्धारित नहीं कर पाए। और आज भी हकीकत है
हमारे पास कोई मैप ही नहीं है। अरे भाई, जब आप दावा करते हैं, याद रखिएगा, जब दावा करते हैं तो आपका मैप तो होना चाहिए। इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार अभी कार्टोग्राफी, पूरी सीमाओं कार्टोग्राफी करा रही है। कहा तो जाता है कि हमारे पास अभी भी सीमा का मैप नहीं है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है ये कितना बड़ा रोमांटिक चिंतन है कि जमीन खरीद लिया, न कभी उसकी बाउंड्री करवाया, न कभी रजिस्ट्री करवाया। जमीन खरीद के मस्त हो, और पता चला खरीदा आपने और बस गया कोई। जब सीमा का हल होता है, देखिए सीमा का विवाद हल कैसे होता है। पहला पहला वो मैप बनाया जाता है, पहले पेपर पे सीमा डिमार्केट की जाती है, और मेज पे ही वो काम होता है। दोनों पक्ष बैठेंगे, पेपर पे सीमा डिमार्केट होगी। अब ये नहीं कि पहले लठ लेके मैदान में ही पहुंच गए। अब वो गांव गांव की जमीन थोड़ी है कि दो चार लाठा है और विवाद हल कर देंगे। इंची टेप लेके नाप देंगे। पहले पेपर पे हल होगा, मैप बनेगा, उसके बाद फिर जमीन पे जाके उसका निस्तारण होगा, फिर पिलर बनेगा। ये 3 स्टेज होते हैं। भारत चीन के बीच में सीमा के मामले में तो भी मैप के ही एक्सचेंज नहीं है, और आज भी मैप में ही डिलिनेशन नहीं है, तो जमीन पे कैसे होगा। और आप कहेंगे इतने साल में ये नहीं हो पाया, क्यों ऐसा है। और आप देखिए, हम तो सोच रहे थे कि चीन का अप्रोच सॉफ्ट होगा, ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे चीन आर्थिक रूप में शक्तिशाली बढ़ता गया, आज की डेट में चीन बहुत पावरफुल है। अब चीन पावरफुल है तो आपको सीमा पर बिल्कुल कंसेशन नहीं देगा, जबकि पहले यही चाइना था। आप कहोगे कि सर सीमा विवाद हम कैसे हल करें, तो अरे मेरे पास बड़ा आसान सा तरीका है मेरे बच्चों। अब देखिए, हल कैसे करें। सीमा के 3 सेक्टर हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल। ईस्टर्न वेस्टर्न में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, मिडिल में कॉम्प्लेक्सिटी कम है। अगर आप सीमा को हल करना चाहते हैं, पहला, एक मुश्त हल करेंगे या एक एक किलोमीटर को नापेंगे। देख, कोई विवाद हल करने का सीधा तरीका होता है कि मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के साथ आपके पड़ोसी के साथ 3-4 जगहों पे जमीन है। आप कह दीजिए भाई एक जगह का आप ले लीजिए, एक जगह का मुझे छोड़ दीजिए। अब ये नहीं पता चला हर जमीन में आधा आधा हो रहा है, 3 जगह आपकी जमीन, 3 जगह उसकी जमीन। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं है। इसलिए पैकेज डील कर लीजिए, और पैकेज डील ये है कि जहां चीन है वो ले ले, जहां हम हैं हम ले ले। बाकी में जो 2-2 4-4 किलोमीटर वाली बात है, दंदना के खत्म होगी बात। हल हो गया कि नहीं हल हो गया। नहीं हल हुआ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्या। अच्छा, चाइना नहीं मान रहा, आप मानोगे नहीं मानोगे। आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या। ओ अच्छा, इसका मतलब है ये चाहिए और ये छोड़ेंगे नहीं। आप इतने होशियार हैं, चीन क्या करेगा। याद रखिए। और अगर आप कहना चाहते हैं, अब देख लीजिए, कोई निर्णय करिए भावनात्मक रूप में नहीं, कॉस्ट बेनिफिट अब देख लीजिए। आपको लगता है ये नहीं छोड़ेंगे, तो चीन से लड़ लीजिए, लड़ाई ऑप्शन लड़ लीजिए। अक्साई चीन लेने के लिए चीन से लड़ लीजिए। यस सर। लड़ाई तो अभी देखी नहीं मेरे बच्चे। अब अभी तो आप लड़ाई कहोगे, उसके बाद 4 महीने बाद ये कहोगे चीनी और चावल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं। लड़ाई बड़ी भयंकर होती है, यूक्रेन से सीख लीजिए। लड़ाई, याद रखिए, भावनात्मक कोई निर्णय हम नहीं करते। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में लोकतंत्र में एक समस्या आती है
कि कई बार लोग भावना दिल पे, कोई बात दिल पे ले लेते हैं। अरे दिल पे क्या लेना है भाई? कभी भी किसी के साथ झगड़ा हुआ, उसके बाद रीअप्रोचमेंट हो सकता है। अब ये थोड़ी है कि किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो हमारे सामने आ जाए तो मुंह इधर कर चले जाएंगे। अरे बातचीत तो करेंगे ना मेरे दोस्तों। झगड़ा हो गया तो कल कल तो रिलेशन अच्छे होने के चांस बने रहेंगे, खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्तों। जब आप ही ऐसा मान रहे हो, चीन भी ऐसा ही मान रहा है, कुछ नहीं होगा फिर, मजे करो फिर। और इतनी बड़ी सीमाओं पे सेना लगा के रखोगे, खर्च होता है या ऐसे ही हो जाता है? खर्च होता है। हम भी खर्च कर रहे हैं, चाइना खर्च कर रहा है। और इसका मतलब है, आप याद रखिए, यही समस्या का सबसे, यही जी पारसारथी ने कहा था। और 1988 के आसपास कहा जाता है, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, उस समय चाइना इतना पावरफुल नहीं था, तो चाइना तो उस मुद्दे पर लगभग सहमत होने को लिए तैयार था। उसमें भारतीय नौकरशाह ने, आप जैसा कोई नौकरशाह था उसी में, टांग अड़ा दिया उसने। आज चीन ही नहीं मानता उसको। चीन कहता नहीं, ये तो हमारा है ही, इस पे तो बात ही मत करो। चीन कहता है अक्साई चीन पे कोई सीमा, अब जब सीमा की बात आती, क्यों मामला फंसा हुआ है, चीन कहता है देखो भाई, अक्साई चीन हमारा है। अक्साई चीन हमारा है, सीमा विवाद में इस पे तो बात हो ही नहीं सकती। बात होगी अरुणाचल के मामले पे, वो दे दो, मामला खत्म हो जाएगा। बाकी कोई बातचीत करना हो, बीच वाली बातचीत कर लो। तुमने कहा भाई इसमें बातचीत के लिए क्या रखा है? कोई तो रखा नहीं है। यानी आज तो चीन, ना आप मानना चाहते हैं ना चीन मानना चाहता है। फिर तो और तरीका क्या है? एक तरीका ये है, एक एक पैकेज आप देख लो। तो ऐसा किया जाए, अक्साई चीन में आधा चीन रख ले, आधा आप रख लो, इस पे मानोगे? इस पे भी नहीं मानोगे भाई। इसे देखो, पैकेज डील का मतलब एक तरफ चाइना रख ले, एक तरफ एक मुश्त चाइना रख ले, एक तरफ हम रख ले। दूसरा सेक्टर डील है। अच्छा ठीक है, अक्साई चीन में आधा वो रखे, आधा आप रखिए। इधर भी आधा वो रखे, आधा आप रखिए, यही तरीका होगा क्या? अरे नहीं हुआ। नक्शा है कोई? नक्शा है? कमाल की बात है। ना आपके पास पेपर है, ना मैप है, और आप जबरदस्ती किए हो क्योंकि दिल कहता है। क्या? चाइना के पास कब्जा है। जिसका कब्जा होता है उसको नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखना। बहुत ही भारी बातें कर रहे हो। इसलिए अरुणाचल पे हमारा कब्जा है, अरुणाचल कल के छुड़वाएगा तो लड़ना पड़ेगा। और वो भारी उसके लिए मुसीबत है, वो पता है उसको नहीं छुड़वा सकता। तो वो तो केवल पैतरा बदलने के लिए, इधर उधर करने के लिए कि मामला इधर उधर किया रहता है। भाई समाधान यही था जो मैंने बता दिया। ना आप मान रहे हैं ना चीन मान रहा है, इसलिए मामला बना हुआ है। अब क्या होगा? लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? हाँ, अगले पैराग्राफ से। सीमा विवाद, सीमा विवाद के ही कारण, सीमा विवाद के ही कारण दोनों देशों के बीच अत्यधिक अविश्वास की स्थिति विद्यमान है। सीमा विवाद के ही कारण दोनों देशों के बीच अत्यधिक अविश्वास की स्थिति विद्यमान है। अत्यधिक अविश्वास की स्थिति विद्यमान है। जबकि वास्तविकता यह है, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि भारत और चीन आपस में सहयोग करें, वास्तविकता यह है कि यदि भारत और चीन आपस में सहयोग करें, तो 21वीं शताब्दी
यदि भारत और चीन आपस में सहयोग करें तो 21वीं शताब्दी एशियाई शताब्दी में परिवर्तित की जा सकती है। इक्कीसवीं शताब्दी एशियाई शताब्दी में परिवर्तित किया जा सकता है। एशियाई शताब्दी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन दो है, यानी दोनों नज़रिए को देखेंगे। अब व्यापार में आप देखेंगे, व्यापार में बड़ा घाटा है। आप कह रहे हो कि सारे, यद्यपि याद रखिए कोविड-19 ने बता दिया किसी देश पर व्यापार डिपेंडेंसी खतरनाक होती है, व्यापार डिपेंडेंसी, आर्म्स डिपेंडेंसी। लेकिन आप ये बात कैसे बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल में बेसिक इंग्रेडिएंट अभी भी चाइना से आ रहे हैं? हमारे यहाँ बड़े सारे ऐसी चीज़ों के उत्पादन होते हैं। जब आप चाइना से आने वाले चीज़ों को रोकेंगे तो आपका भी घाटा हो रहा है। आप मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कहाँ से करेंगे? यानी कुल मिला के आपकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आएगा। लेकिन भय इतना ज़्यादा है कि चीन के न तो या तो व्यापार घाटा करने दूसरा तरीका है, व्यापार घाटा हो रहा है तो आज की डेट में व्यापार निजी लोगों के बीच में है, वो सरकार घाटा थोड़ी हो रहा है। पहले 1990 के पहले व्यापार सरकार सरकार के बीच में होता था, आज व्यापार घाटा प्राइवेट सेक्टर में है। तो अगर आप मौका ही देखिए, अगर आप कह रहे हो चीन का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्यों सुरक्षा खतरे ज़्यादा है, आप कहोगे चीन कैमरा नहीं आएगा, चीन का ये कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि चीन सर्विलांस करेगा, फिर उसके लोग आ जाएंगे। तो तमाम घटनाएं, जैसे कि लोगों ने देखा कि लेबनान में बम ब्लास्ट हुआ, तो उसके आधार को पेजर में आधार बनाकर कहा कि चीन के कंपोनेंट कार में आप लेंगे तो कल चीन को आपको, अब कोई पावर हाउस का टरबाइन चीन ने ही बना रखा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमाम ट्रांसफार्मर चीन से आते हैं। इसका मतलब है कल तो आपकी पूरी ऊर्जा केंद्र ही उड़ा सकता है। अब सवाल है, अगर इसी अविश्वास में आप रह गए तो सवाल एक हो सकता है अवसर का फायदा कभी नहीं ले पाए। भाई चाइना राइज है, चाइना को बड़े बाजार चाहिए, और चाइना के सामान भी आगे बढ़ाकर हम कंपटीशन ला सकते हैं, अपने उन निजी उद्यमों को बढ़ावा दे सकते हैं। आज की डेट में अंतर्निर्भरता एक वास्तविकता है, इसको पूरी तौर पर ब्लॉक नहीं कर सकते, नहीं तो इसका परिणाम इंडियन इकोनॉमी में दिखेगा। इस वजह से मामला बड़ा पेचीदा है। तो अविश्वास कितना स्तर रखा जाए, और अगर व्यापार घाटा पैदा करना है, कम करना है, चीन के इन्वेस्टमेंट को अलाउ करिए, वो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आसान बना दिए इन्वेस्टमेंट को, कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। लेकिन भारत कहना है कि नहीं, जब तक ये सीमा विवाद है तब तक हम इस बात को अलाउ नहीं कर पाएंगे। हम चीन को कंसेशन क्यों दे, चीन को हम क्यों कंसेशन क्यों दे जब वो हमें कहीं कंसेशन देने को तैयार नहीं है? इसका मतलब यहीं पे मामला फंसा पड़ा है। तो जरा सोच के देखिए, दो इतने बड़े देश जिनके बीच में एयर सर्विस नहीं है, दो इतने बड़े देश जिनके बीच में व्यापार कम से कम हो रहा है, तो ये तो चैलेंज अब आ ही रहा है। अब सवाल है कि इस मामले को, इसलिए चीन के साथ रिलेशन बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अब यही 21वीं शताब्दी के संबंध देखेंगे, आपको याद दिला दें, भारत अमेरिका के साथ संबंध कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ संबंध एक रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के साथ संबंध कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि जग जाहिर है कि वो हमारा दुश्मन है, कोई लफड़ा नहीं है। इंडिया चाइना, कमाल की बात है, व्यापार भी चल रहा है, ब्रिक्स में भी हैं, एससीओ में भी हैं, पड़ोसी भी हैं, इतने मंच पर तो आप साथ हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो चीन के साथ हम हट जाएंगे? अब ये देखिए, ये निर्णय आपको करना है। अब विश्वास इतना गहरा बना लीजिए कि व्यापार में लागू फायदा मत लीजिए, या ऐसा है कि व्यापार उसके साथ करके अपने फायदे ले लीजिए। अब इसी में कसमकस चल रहा है पूरा, इसी में हम निर्णय नहीं कर पा रहे किस रास्ते पर जाए। तो दोनों रास्तों के बारे में पक्ष विपक्ष में तर्क तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन हेडिंग चेंज कर लीजिए। क्या, कहाँ क्यों नहीं मान रहे? अरे सीधी सी बात है, हमारा तर्क यह है कि भारत का अभिन्न भाग है, कश्मीर अभिन्न भाग है, सियाचिन अभिन्न भाग है। तर्क तो यही जो आप लोग मान रहे हैं कि वो हमारा भाग था ना, वो चीन ने लिया है, वो हमारे पास था। हमारा तर्क ये है। किसके लिए? कमाल की बात किया, आप लोग छोड़ने को तैयार नहीं है, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो सरकार छोड़ी गलत चुनाव हार जाएगी, आप समझते हैं? उसके बाद ये मेरे बच्चे यूट्यूब पे कहेंगे ए मोदी सरकार। लो, तो सरकार इसे हिफाजत क्यों करेगी? जबकि
जबकि ऐसा लगता है कि अगर ये एरिया मिल जाए तो जाके वहां घर बसाएंगे वो। हकीकत की बात ऐसे सुनो मेरे बच्चों, इसे देखो, उदारवाद के तर्क बड़े मार्मिक हैं। अरे जर्मनी जापान आपस में मिल गए, जर्मनी फ्रांस मिल गए, 27 देश मिल गए, अब लड़ते हैं वो क्या। ऐसा लग रहा है कि वही जमीन लेके देखिए जो ये जियो पॉलिटिक्स का लफड़ा है, ये फितूर ही है। फितूर होता है। क्यों फितूर होता है? अब वहां वहां आप ऊंचाई पे रहोगे, वहां सियाचिन पे रहोगे, यहाँ रहोगे, वहां रहोगे, लड़ोगे जाके वहां। जो वहाँ स्थानीय लोग हैं वो छोड़ छोड़ से भाग रहे हैं। जो जो दिल्ली आ जाता है वो लद्दाख में तो वापस जाता होता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पूछिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप बता दिए कि आप दिल्ली से हैं तो आदमी सोचता है यार चलो किसी तरीके से लिवा चलो यहाँ से। उत्तराखंड के सारे गांव खाली हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में कोई रहना नहीं चाहता। उत्तराखंड की जनसंख्या यहीं सब भरी पड़ी है, आपके यहीं बगल में ही है। उत्तराखंड कोई है उत्तराखंड का बच्चा? उत्तराखंड का मतलब मैं मानता हूँ पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून का आदमी उत्तराखंड का नहीं है। देहरादून का मतलब जैसे दिल्ली वैसे देहरादून। कहाँ से हो आप? ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के नहीं है। यूपी वाले उत्तराखंड बता रहे हैं। ऊधम सिंह नगर मतलब प्लेन है भाई, उत्तराखंड ये उत्तराखंड है। ऊधम सिंह नगर इज इक्वल टू मुरादाबाद। खत्म बात है। रामनगर, ऊधम सिंह, ये उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड का मतलब है पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून नहीं है यार, क्या बात करते हो। लिखने की बात क्या है? हेडिंग। नवीन विश्व व्यवस्था, हेडिंग चेंज करिए। नवीन विश्व व्यवस्था, नवीन विश्व व्यवस्था और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, हेडिंग है। नवीन विश्व व्यवस्था और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। देखो हमारे किसी बच्चे ने कितना इनोवेटिव आइडिया दिया है कि भारत और चीन दोनों मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया को मिलकर जीत ले और 50 आधा आधा भाग कर ले, और हम बांग्लादेश पर आधिपत्य कर लें। ये मेरे हिटलर के मानस पुत्र। ऐसा अनोखा विचार क्यों ला रहे हो मेरे बच्चे? कमाल की बात है। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट। वर्तमान यूक्रेन संघर्ष के दौर में, देखिए यूक्रेन की बात अलग आपको बता देंगे, लेकिन वर्ल्ड तो यही है तो हमें रेफरेंस यहाँ देना पड़ता है। देखिए मेंस का यही तरीका है, एक टॉपिक को पढ़ते दूसरे टॉपिक का रेफरेंस अपने आप आ जाता है। हम एक ही टॉपिक पर चाहे पॉलिटी में हो चाहे आर में हो, हम एक टॉपिक पे स्टेबल नहीं रह सकते क्योंकि दुनिया तो एक ही है ना। तो यूक्रेन संकट से हम हमारा भारत, हमारा चाइना प्रभावित नहीं होता क्या? इस समय दुनिया दो भागों में ऐसी बटी दिखती जो कोल्ड वॉर के समय थी। यद्यपि एग्जैक्ट वैसा नहीं है, फिर भी आप कहेंगे यूक्रेन संकट से हमारा मतलब क्या है? मतलब है। कैसे मतलब है? क्या लिखा आपने? यूक्रेन संघर्ष के दौर में विश्व के समक्ष, विश्व के समक्ष नए शीत युद्ध की आहट उत्पन्न हो रही है। विश्व के समक्ष नवीन शीत युद्ध, नवीन शीत युद्ध की आहट उत्पन्न हो रही है। क्योंकि
क्योंकि चीन रूस ईरान एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं। चीन रूस और ईरान एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं। चीन रूस और ईरान एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारत अमेरिका जापान के बीच अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंध बन गए हैं। भारत अमेरिका जापान के बीच अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंध बन गए हैं। अगला पॉइंट, हिंद महासागर, अगला पॉइंट हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपको दक्षिण चीन सागर अलग से आपको बता देंगे। दक्षिण चीन सागर पश्चिम एशिया में देखना ही देखना है। अफ्रीका में अगला पॉइंट अब देख लीजिए, चीन चीन स्वयं को वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ याद रखिए, वैश्विक दक्षिण का मतलब क्या है? विकासशील देश। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या माना जाए? विकासशील देश। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या है? विकसित। वैश्विक दक्षिण का मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश हैं सब विकासशील देश हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलावा। ये ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक शब्द ज्यादा है, जोग्राफिकल कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश ज्यादातर गरीब हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ के। अब सवाल है, आप याद रखिए, वैश्विक दक्षिण के पीछे, भाई वैश्विक दक्षिण, अब जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, चाइना से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सहयोग जैसी स्थिति है। वैश्विक खेमे में अलग अलग है। हिंद महासागर में हम अमेरिका के साथ हैं। चाइना के हिंद महासागर में बढ़ते प्रवेश से ऑब्जेक्शन है। दक्षिण चीन सागर में हम चाइना के साथ नहीं, अमेरिका के साथ हैं, जापान के साथ हैं। इसलिए मामला केवल ये नहीं सीमा विवाद तक है। इसलिए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भारत चीन के बारे में दिया गया था, और ये स्टेटमेंट ये है, सीमा विवाद के समाधान के बिना भारत चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते, लेकिन सीमा विवाद का समाधान संबंध को सामान्य बनाने की गारंटी नहीं है। बात स्पष्ट हुई? यानी सीमा विवाद है या दो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा है? जगह देख लीजिए। पश्चिम एशिया में आपने देखा होगा, पश्चिम एशिया में हम अलग से बता, पश्चिम एशिया में सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। पश्चिम एशिया में हम अब्राहम एकॉर्ड में, इंडिया था, अब्राहम एकॉर्ड में थे, और हमने क्या किया, इसराइल, फिलिस्तीन, उधर बहरीन, कतर, कुवैत, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया भारत ने कोशिश करके। और आप देखिए, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इंडिया रोड बेल्ट प्रोजेक्ट में चाइना के साथ नहीं है। और चाइना के साथ नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, केवल दुनिया का एक मेजर ऐसा देश है जो नहीं है। भारत शुरू से नहीं रहा है।
इसका मतलब भारत क्या दिखाना चाहता है? अब बताइए। चीन चीन पूरी दुनिया में अपना आर्थिक जलवा बिखेरना चाहता है, तो भारत उसमें रोड़े अटका रहा है क्या? और रोड़े नहीं अटका रहा है, इसका मतलब चीन के साथ तो हम है नहीं। साथ नहीं है या खिलाफ है? हम कहते हैं साथ नहीं है, चीन कहता है खिलाफ हो। मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अब हर जगह इंडिया चाइना आमने सामने आ जा रहा है। और आपको पता है, जैसे हमने सोचा पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करे, तब तक ईरान ने चीन को बुलाया। ईरान ने कहा भाई कुछ पैसा वैसा दो। अमेरिका ने बहुत प्रतिबंध लगा दिया है, मर रहे हैं। चीन ने कहा दोस्त हो तुम्हें बताना चाहिए मर रहे थे, इतने लेट क्यों बताया? कहा भाई टेलीफोन पहले भी करते तुम उठाते नहीं थे। चीन ने कहा चलो क्या चाहिए? ईरान ने कहा जितना पैसा दे सकते हो। चीन ने जेब खोला, सीधे $400 बिलियन। एक दो नहीं। चीन ने कहा इतना पैसा उड़ाओ ईरान में कि एकदम ईरान चमचम हो जाए। ईरान ने कहा भाई बहुत धन्यवाद आपकी इस दरिया दिली के लिए। चीन ने कहा सुनो दरिया दिली नहीं है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ईरान ने कहा भाई हम समझे नहीं क्या करना पड़ेगा। चीन ने कहा पागल वाली बात करते हो, अमेरिका ने उधर दबोच रखा है रसिया को। आप याद रखिएगा, आने वाले समय में लफड़ा तो अमेरिका और चाइना के बीच होगा। और चाइना ने क्या कलाकारी की, चाइना ने फंसा दिया पुतिन को यूक्रेन में, अमेरिका को वहां एंगेज होना पड़ा। दूसरा अमेरिका को फंसा दिया इसराइल में। तीन उसके बाद चीन धीरे से जाएगा और ताइवान का कान मरोड़ के लेके चला आएगा। और ताइवान में करता हुआ आ जाएगा। ये चीन की पॉलिटिक्स है। इस शतरंज की बिसात पर एक एक गोटी चल रहा है चाइना। मेरे बच्चों, दुनिया जैसी दिखती है वैसा होता नहीं। चाइना ने क्या प्लॉट कर रखा है, क्या जबरदस्त। ईरान से कहा, चीन ने कहा ऐसे ही शांति से बैठे रहोगे, कुछ तुम्हारे आसपास हो रहा है तुम्हें पता नहीं चल रहा है? ईरान ने कहा अरे भाई पता बताओ यार, खोल के बताओ भाई, बात समझ में नहीं आ रही है। अभी गरीबी के कारण हम कंगाल हो गए हैं, दिमाग भी थोड़ा कम चल रहा है। चीन ने कहा सुनो, देख रहे हो इंडिया बताएगा ये इंडियन मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, और इंडिया इसराइल को इधर सबको इसराइल और पश्चिम एशिया को एक साथ मिला रहा है। फिलिस्तीन इसराइल कभी मिलने देंगे हम? इसलिए अमेरिका ने बार बार कहा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया एक हो जाए। चीन ने कहा किम जोल जुंग का यस सर का ये विचार तो नहीं आ रहा है। उनका सर आप जब तक कहेंगे विचार आ ही नहीं सकता। चीन ने कहा गुड बॉय, हमेशा मिसाइल मारते रहना इधर से। प्रेम मोहब्बत कोई बात अगर मुझे दिखाई दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। किम जोंग ने कहा सर वो बचपन से मुझे नहीं पता है प्रेम मोहब्बत, और जो भी काम करूंगा आपसे पूछ करूंगा। तब तक चीन ने कहा सुनो, हमास किस दिन के लिए पाल रखा है? ईरान ने कहा यस सर, आइडिया इज गुड। हमास को कौन पैसा देता है? हमास मतलब समझते हैं, फिलिस्तीन में काम करने वाला समूह। उधर हिजबुल्लाह। ईरान ने कहा इन सबको उकसाओ। चीन ने कहा इन सबको उकसाओ और इसराइल पे हमला करवाओ। इसराइल पे हमला करवाओ और पूरी दुनिया ये कहेगी कि इसराइल प्रॉब्लम में आएगा, अमेरिका जरूर मदद करने आएगा। और अमेरिका मदद करने आएगा, उसके बाद हम अमेरिका को विलन बना देंगे और आधी दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट जाएगा। ईरान ने कहा ओ माय गॉड व्हाट एन आइडिया, ओ माय बिलाहुल बिला कुव्वत। उसके बाद इसलिए इस दुनिया का मेन खिलाड़ी कौन है? हाँ, चाइना। दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, पश्चिम एशिया, चाइना लीड कर रहा है। और अभी अब सवाल है, हमारे हमारे इमोशन तो हमारे पास बहुत है। हम भी सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, जहां जहां चाइना जाता है। पहली बार दुनिया में 2006 में चाइना ने अफ्रीका की देशों की बैठक बुलाई। भारत ने कहा हम भी बैठक बुलाएंगे।
चीन का बहुत नकल करते हो हमारी। उसके बाद चीन ने कहा सेंट्रल एशिया के पांचों देश तुम लोग आओ। भारत ने कहा भाई हम भी आ जाएं। चीन ने कहा तुम छोड़ोगे नहीं, जो हम करेंगे वही करोगे। इसलिए आप याद रखिए, और साउथ ईस्ट एशिया इतना चीन ने पैसे से दबा रखा है, क्या बोल पाएंगे चीन के खिलाफ। चीन चाहे जमीन ले ले, ये सब कहने को है दक्षिण चीन सागर दक्षिण चीन सागर, चीन के खिलाफ जाने किसी की हिम्मत नहीं है। हम बोल बचन कर सकते हैं, इसे मामला इतना आसान थोड़ी है। हर जगह तो हम कॉम्पिटिटर के रूप में आ रहे हैं, और चीन यही कहता है यार तुम पड़ोसी हो के तुम हमारे खिलाफ, तुम अपना ही गोल बनाने का प्रयास करते हो, हमारे गोल में क्यों शामिल नहीं हो जाते। और सवाल ये हो उसके गोल में शामिल हो जाए तो लोकतंत्र वगैरह सब खत्म करना पड़ेगा। वो 26 नवंबर को मनाया, वो दिसंबर मनाना पड़ेगा। 26 नवंबर का प्रोग्राम शिफ्ट हो जाएगा अक्टूबर में, जहां सामाजिक क्रांति हुई थी। हमारे लिए तो गले की हड्डी है, क्योंकि मामला चीन का पैसा है या चीन का पॉलिटिकल सिस्टम भी है। चीन कह रहा है, शी जिनपिंग कह रहा है पूरे चाइना में हमारी जीवनी पढ़ाई जाए। लोग कह रहे हैं सर क्या पढ़ाया जाए। उनका पूंजीवाद के साथ कोई समझौता नहीं, और आने वाली 21वीं शताब्दी में लाल झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। शी जिनपिंग ने फोन किया पुतिन को, पुतिन यस यार नो। पुतिन ने कहा राइट सर राइट। यही मामला है। आप कह रहे हो सीमा, सीमा को नाहक ने बदनाम कर दिया। सीमा तो कहीं है ही नहीं है सीन में। सीन में कौन है, आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने। हाँ, अगला पॉइंट क्या बोला। चीन स्वयं को वैश्विक दक्षिण चीन स्वयं को वैश्विक दक्षिण के वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। चीन स्वयं के वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। जबकि भारत ने जबकि भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जबकि भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की शुरुआत की है। जबकि भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की शुरुआत की है। चीन समूचे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा व्यक्त करता है। चीन समूचे चीन सागर पर अपना दावा व्यक्त करता है। जबकि भारत जबकि भारत का तर्क है कि चीन समुद्री संचार मार्ग को बाधित कर रहा है। जबकि भारत का तर्क है कि चीन समुद्री संचार मार्ग को बाधित कर रहा है। समुद्री संचार मार्ग को बाधित कर रहा है। अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह सुरक्षा परिषद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जैसे संगठनों में भी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जैसे संगठनों में भी
चीन भारत की सदस्यता का समर्थन नहीं करता। चीन भारत की सदस्यता का समर्थन नहीं करता। लेकिन देखिए, सिक्के का एक पहलू ये है, तो ये बात सच है। अच्छा, चीन के साथ हमारा विजन मिलता है। भाई, हम उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, चाइना साम्यवादी। चीन के साथ हमारी चिंता मिलती है? नहीं। भाई, हमारी चिंता क्या है? सीमा, वही हमारे पर। चीन ही चिंता कारण है, मिलेगी क्या? चीन चिंता कारण है। और तीसरा, हित। अब ठीक है, हित तो मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखने की है, चीन के साथ ना कोई सामरिक संबंध है, न कोई सैनिक संबंध है, और न ही कोई कल्चरल। कल्चरल तो है, राजनीतिक संबंध नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। चीन के साथ जो कुछ है वही व्यापार है बस। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। थोड़ा सा हमें सकारात्मक होना है, दो इसलिए चीन के साथ संबंध बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखने पे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों तरफ तलवार के आसपास है, मतलब दो धार है। हिंद महासागर में भी आप देखिए, बाकायदा चाइना चाइना के उपस्थिति में हम बराबर विरोध जताते हैं। जितनी सड़क देखिए, हम अलग ही सड़क बनाए जा रहे हैं। जो चीन के मित्र हैं वो हमारे मित्र नहीं है। लेकिन संबंधों को देखने का इतना नजरिया है, इतने भी हम बेरुखी से बात न करें मेरे बच्चों। थोड़ा सा स्कोप तो बनता है। थोड़ी स्कोप है संबंधों के ठीक होने की। स्कोप कहाँ से बनता है? कहाँ से स्कोप बनता है? SCO, ब्रिक्स। आगे लिख लीजिए, अगला पॉइंट। उपरोक्त उपरोक्त मुद्दों से यह स्पष्ट है कि भारत चीन के बीच भारत चीन के बीच महाशक्ति की प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। उपरोक्त मुद्दों से स्पष्ट है कि भारत और चीन के बीच महाशक्ति की प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इसके बावजूद सहयोग के क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके बावजूद सहयोग के क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सहयोग के क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसमें पॉइंट नंबर 1, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय सहयोग का क्षेत्रीय सहयोग का प्रभावशाली आधार है। क्षेत्रीय सहयोग का प्रभावशाली आधार है। दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स, BRICS, जिसको अलग से भी आपको बता देंगे वो। ब्रिक्स भारत ब्रिक्स भारत और चीन के लिए ब्रिक्स भारत और चीन के लिए
विकासशील देशों का एक ऐसा मंच है विकासशील देशों का एक ऐसा मंच है जिनके परस्पर सहयोग के माध्यम से जिनके परस्पर सहयोग के माध्यम से ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली आपको पता है ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली क्या है? ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है, अमेरिका के हैम्पशायर राज्य का रिसोर्ट है जहां आईएमएफ, आईबीआरडी और गेट की नींव रखी गई थी। तो ब्रेटन वुड्स इकोनॉमी क्या है? पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका के नेतृत्व की जो इकोनॉमी चल रही है उसका नाम क्या है? ब्रेटन वुड्स इकोनॉमी। बात को ऐसे समझिए, आप याद रखिए, ये ब्रेटन वुड्स यानी अगर भारत और चाइना मिल जाए, आज कितना बड़ा अवसर है। अब एससीओ को हम अलग से बात कर लेंगे, ब्रिक्स को अलग से हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ हमने सहयोग का इतना बड़ा आधार बताया, ये दो बहुत बड़े पॉइंट हैं ये। अब इसलिए कुछ कुछ आंसर में किसी चीज़ को एक लाइन में लिखते हैं, अगले आंसर में उसका विस्तार कर देंगे। अगर ध्यान से आप देखेंगे, ब्रिक्स तो इतना बड़ा पॉइंट है, ब्रिक्स विकास बैंक बन गया है। और कारण यह है, अपने बस एक एग्जाम्पल अब देखिए, डॉलर किस दुनिया में सुप्रीमेसी है। और ऐसा नहीं कि डॉलर की सुप्रीमेसी हमारे लिए बहुत अच्छी है। आप याद रखिए, अमेरिका दुनिया के दरोगा बनने का प्रयास करता है। आपने देखा पन्नू के मामले में जिस तरीके से हमें प्रॉब्लम किया उसने, बताइए। कनाडा की हिम्मत है, कनाडा कनाडा मतलब हमारे सामने बेद दोस्तों, कनाडा की जितनी आबादी है उतनी साल हम हर साल जनसंख्या पैदा करके छोड़ देते हैं। कनाडा हमें, ये अभी वहां का टूरडो पता नहीं क्या है, मेरे बच्चों बताओ, ये कनाडा की औकात है या अमेरिका की शय है? याद रखिए, अमेरिका बोल बच्चन बहुत ज्यादा करता है। और पन्नू को लेके इधर उधर अभी कर रहा था। अरे हमने कहा पन्नू अन्नू से क्या मतलब भाई, हमें हमें क्या मतलब है? और इसका सीधा मतलब है, अमेरिका पे आतंकवादी हमला होगा तो दुनिया में कहीं भी किसी को मार सकता है। अमेरिका को लाइसेंस है कि अफगानिस्तान पे हमला कर दे, वो इराक पे हमला कर दे, वो बेलग्रेड पे हमला कर दे, वो भी वियतनाम तो बड़ी पुरानी बात हो गई। मैं नई बात, नई एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमें कहीं पे अगर हम कुछ काम भी करें तो हल्ला मचाने लगता है कि इंडिया ने काम कर दिया। इसे याद रखिए, हमें दादागिरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और एक बात याद रखिए, अमेरिका की आवाज़ ही डॉलर कारण आती है। और डॉलर का प्रभाव इतना है, रशिया को उसने स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर दिया। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम पर पूरा कंट्रोल ही अमेरिका का है। इसलिए अब कई बार आप देखते हैं, जब अमेरिका किसी राज्य पर प्रतिबंध लगा देता है तो इतना ज़्यादा असर होता क्यों है? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल उसी का है। इंटरनेशनल एक्सचेंज का मामला उसी से डोमिनेट चल रहा है। तभी आपने देखा होगा, अब यही करंट अफेयर की बात होती है, अभी सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर के किए गए समझौते को रद्द कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये, वही चीन के राइज होने का प्रमाण है ये सुन के हैरान आप हो जाएंगे। अभी तक सऊदी अरेबिया जितना भी पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन बेचता था उसकी कीमत वो केवल डॉलर में लेता था। अब सुनने में अजीब सी बात है, अरे भाई इंडिया डॉलर में क्यों पे करे, चाइना डॉलर में क्यों पे करे? इसका मतलब आप तो डॉलर की डिमांड को बढ़ा रहे हो, इसका सीधा मतलब। और आज की डेट में सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े बायर है चाइना, इंडिया। इसलिए इंडिया चाइना ने कहा भाई ये कौन सा सिस्टम है कि आप, करेंसी हमारी होगी, हम आपके सबसे बड़े खरीदार हैं और आप अंकल सैम को लेके घूम रहे हो। इसीलिए दुनिया में एक नया सिस्टम चाहिए जो वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। और इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, अपना ऐसा क्लब बना रखा है कि पूरी दुनिया में अब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब 7 देश मिलकर चलाते हैं, G7 वाले। और सभी G7 का मतलब यूरोप और अमेरिकी देश हैं। और एशिया अफ्रीका को भाव नहीं देते, पूरी दुनिया अपने तरीके से चलाते रहते हैं, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इनके हाथ में रहता है। किस बात की आज़ादी में मिली थी? इसलिए मेरे बच्चों,
वक्त की नज़ाकत समझो। और इस समय इंडिया और चाइना मिल जाए तो दुनिया का आधा बाजार हमारे पास। चाइना के प्रधानमंत्री जू रोंगजी भारत आए और उन्होंने एक बात कही, इंडिया का सॉफ्टवेयर और भारत और चाइना का हार्डवेयर मिल जाए, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल किसका होगा? अकेले हम चाइना मिल जाए, आधी दुनिया तो हमारी है। तीन, कितनी जनसंख्या हो जाएगी? कमाल की बात। यानी पूरी दुनिया में आधे में हम दो भाई और आधे में पूरा मोहल्ला। कितनी बड़ी बात है मेरे बच्चों। और दो भाई आपस में गुर्रा गुर्री कर रहे हैं। गुर्राने का मतलब जानते हो ना कि, हाँ, दो भाई मिल जाएं तो पूरे गांव पर कंट्रोल किसका होगा? हमारा। ये छोटे मोटे झगड़ों में फंसे हुए हो, सीमा सीमा सीमा, अरे सीमा को भगाओ यहां से। सीमा का मामला। अरे मेरे बच्चों, ये याद रखो, आज तो ऐतिहासिक मौका है। इसलिए पश्चिम के लोग कभी हमें सिद्धांत बताया करते थे। पश्चिम के लोग सिद्धांत बताते थे कि हम बहुत सभ्य है, दुनिया को इंडस्ट्रियलाइज हम करेंगे, दुनिया की सभ्यता हम बताएंगे। आने वाला समय इंडिया और चाइना का है। अरे ये मेरे बच्चों, लड़ने का समय है, हाथ मिलाने का समय है। तो अब बताओ, यही चाइना के साथ कॉम्प्लेक्सिटी है, किस पक्ष को हम ज्यादा माने, संघर्ष वाले या सहयोग वाले? निष्कर्ष आप लिख, फिर आगे बढ़े। क्या लिखा आपने? आर्थिक प्रणाली के विकल्प का निर्माण किया जा सकता है। ब्रेटन वुड्स, आर्थिक प्रणाली के विकल्प का निर्माण किया जा सकता है। और विश्व व्यवस्था में और विश्व व्यवस्था में डॉलर के प्रभुत्व को भी विश्व व्यवस्था में डॉलर के प्रभुत्व को भी चुनौती दी जा सकती है। डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सकती है। हेडिंग चेंज करिए। हेडिंग है संघाई सहयोग संगठन। हेडिंग है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। एक बात याद रखिए, इसका मतलब है हमारे सिलेबस में लिखा गया है, यानी हमारे द्विपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय समूह, क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय समूह संगठन अलग से हम नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ते चलेंगे। और आज की डेट में तो एससीओ का महत्व लगातार बढ़ रहा है, चाइना के कारण नाम से दिखता है संघाई, कौन सा दिखता है? और दोस्तों, दुनिया में यही खास बात है, जो आज अधिकारी है वो कल फुक्कड़ था, और जो कल फुक्कड़ था और जो कल अधिकारी था रिटायर्ड है। इसलिए क्या दुनिया में चेंज आया? क्या दुनिया में चेंज आया? और चेंज ये है, एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने चाइना को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था। इसलिए याद रखिएगा, चाइना का रईस तो वाकई दुनिया में चौंकाने वाला है। अरे ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सिंगापुर बहुत शक्तिशाली बन गया, मान लिया बन गया। अरे सिंगापुर की आबादी कितनी है? 80 लाख। लोग कहते हैं सिंगापुर पर कैपिटा इनकम ये हो गया, वो हो गया, समृद्ध हो गया, मान लिया हो गया, चलो 80 लाख। लोग कहते हैं यूएई चमचम है, झमाझम है, सब प्रकृति का मैदान है, ये सब मान लिया।
आबादी 80 लाख। लोग कहते दक्षिण कोरिया ने तीर मार लिए, पूंजीवादी हो गया, समृद्धि के प्रगति पर है, दुनिया का मॉडल है, मान लिया। आबादी 5 करोड़। मेरे दोस्तों, असली समृद्धि देखनी है तो राइज ऑफ चाइना। सच मानिए, इस पूरी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव है, अमेरिका और पश्चिमी दुनिया का प्रभुत्व है, नहीं तो चाइना की सक्सेस स्टोरी दुनिया की किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए। कोई किसानों का लफड़ा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई टंटा नहीं, और रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ। भाइयों और बहनों, संविधान लेके कोई शपथ ले रहा है और कोई गरीबी दूर कर रहा है, कोई अच्छे दिन डालने की बात कर रहा है। अरे मेरे बच्चों, चाइना आपको पता है, मैं क्या तारीफ में क्या करूं चाइना के दोस्तों, अब आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा लग जाएगा मैं तो मैं करूंगा तो वही। अरे वो तथ्य है ना मेरे बच्चों, तथ्य है वो। देखिए भाई, जो अगर हम फैक्ट से मुंह मोड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरा कोई पूर्वाग्रह उसके प्रति। अब कोई आदमी अमीर हो गया, हमसे उसकी नहीं पड़ती, तो अमीर तो वही है भाई वो हमसे। अब अगर मैं उसको कह रहा हूं ना ना वो तो कुछ नहीं है, तो मेरी मूर्खता है वो तो है। इसलिए मेरे बच्चों, अमेरिका ने हमारे यहाँ 4 ठो मेट्रो हैं, जमा जमा 4 ठो मेट्रो, में एक तुम्हें आप ही रहते हैं। ओ माय गॉड, शहर है यार, जाम। यहाँ तो कई बार मुझे गाय माता मिल जाते हैं कि प्रणाम गाय माता, कहाँ से आ गई सड़क पे, तुम क्यों आ जाती है सड़क पे, जाओ कहीं रहो, उनका सड़क पे ही मैं लोग छोड़े हुए हैं, मैं क्या करूं मैं। अब बताओ, ये सर्वधर्म संभाव चल रहा है, गाय भी है, साढ़ साढ़ बापू भी आ जाते हैं बीच बीच में। तो कहाँ कब के सिंग लगा दे पता ही नहीं चलता। गड़बड़ है बात है मेरे बच्चे। अरे मेरे बच्चे, अरे चाइना जाके देखो, 4 मेट्रो हमारे यहाँ, एक 4 ठो देख रहे हो। कोलकाता, कभी कोलकाता जाना मत, देखने लायक है नहीं। और जो मेट्रो आप देख ही रहे हो, चाइना ने ऐसे 22 शहर बनाए हैं, 22। चाइना कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता है एक सिटी में नहीं करता है, चेंज कर देता है। वुहान, वुहान जहाँ वायरस हुआ होगा, वो तो आपने देखा होगा। अरे मेरे बच्चों, 22 सिटी है, कोई आज चाइना चला जाए देख के दंग रह जाएगा। एक एक की बात है ये। और ट्रेन में हमारे यहाँ बेचारे, हमारी सरकार कह रही है वंदे भारत चलाएंगे, हमने कहा कौन सी लेटने वाली बैठने वाली कौन चला रहे हो, कभी डिजाइन बनवा रहे हैं, ये करवाएंगे। हमने कहा स्पीड कितनी होगी, तो 250। हमने कहा अरे चलेगी, हमने कहा, चिंता मत करो चलेगी। अभी आप पता, अभी के ट्रेन में जब कभी मैं ट्रेन में जाता था, तो बच्चे कई बार जिद करते थे ट्रेन से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे। तो हमने उससे एक बार मैंने पूछ लिया, भाई तुम लोग ट्रेन से जिद करने क्यों चलते हो, उनका बड़ा मजा आता है ट्रेन में। मैंने कहा मजा इन द सेंस, उनका झूलते हुए ट्रेन चलती है, ऐसे ऐसे डगडुग 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 डगडुग। हमारी ट्रेन पे बैठने का मजा क्या है दोस्तों, जब स्टेशन आता है, खटपट 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 खटपट, ऐसा लगता है कि स्टेशन ही ट्रेन है, कूदने वाली कोई मशीन है। चाइना में आप चले जाओ, ट्रेन पे बैठ जाओ, 300 किलोमीटर की स्पीड चलेगी, पता ही नहीं चलेगा ट्रेन चल रही है, नीचे से कोई आवाज नहीं है, अगल बगल से आवाज आने का सवाल ही नहीं है। चाहे रख दो, लग नहीं सकती। जब तक आप बाहर नहीं देखोगे, आपको यह आभास नहीं होगा ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन का मजा लेना, हमारे यहाँ बिना चले ट्रेन घट घुट। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि खटाखट 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 में क्या, ओ माय गॉड, क्या में होता है। कई कई बार तो यार चाइना को देखेंगे, मत चाइना को अब देखेंगे, दंग, इतना ऐसा डेवलपमेंट और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ, कमाल की बात है यार। ऐसे नजरअंदाज आप कैसे कर सकते हैं इस बात को। और ऐसा नहीं मेरे तो हाईवे, क्योंकि चाइना के इस विकास में वहाँ का, याद रखिए, एक दलीय सिस्टम बहुत प्रभावी रूप में काम करता है। चाइना सरकार को भी लैंड एक्वायर करना होता है, बस एक बार गवर्नमेंट आके अनाउंस कर देती है आप लोग जमीन छोड़ दीजिए, लोग तुरंत बोरिया बिस्तर लेके 2 घंटे भागते हैं, 3 साल में सड़क बना लेता है। हमारे यहाँ अगर सरकार कहे कि हम सड़क बनाएंगे, पहली बार नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो गया। उसके बाद किसान, किसान को मुआवजा, नोएडा में जाओ, किसान मुआवजा ले गए, उसके बाद हर तीसरे दिन आके गुड़ 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 हुक्का पियेंगे, तो क्या करो, मुआवजा और बढ़ाओ।
उसके बाद वो चला के मामला उच्चतम न्यायालय के पास, उच्चतम में कि कैसे सड़क बना रहे हो, ये तिरछी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। नर्मदा बांध हमने 22 साल में बनाया था, ये हमारा इतिहास है। 22 साल में, 22 साल में चीन, पूरा चीन बन गया और हम एक बांध बनाते रह गए। बनाया हमने भी, बहुत तसल्ली से बनाया मेरे वजह से। 22 साल में बांध बनाया। इसलिए चीन के इस विकास के पीछे जो सबसे पावरफुल फैक्टर है, एक दल का शासन। अब उसी को आप तानाशाही शासन कर लो, कुछ भी एक दल का शासन चल रहा है चीन में। और मामला इतना ही नहीं है, चीन का जैसे हमारे यहाँ देखो फास्ट टैग हो रहा है। कई बार जब फास्ट टैग में वाहन पे गया, कहता है एक बार आगे करो, एक बार पीछे करो। ये क्या सिस्टम लगा रखा है यार, आगे पीछे करवाते हो? क्या सर, मशीन पकड़ नहीं पा रही है। हम क्या पकड़ाओ फिर, वो 3 बार आगे पीछे। चाइना में हाईवे पे वाहन 120 किलोमीटर रफ्तार से जा रहा है और फास्टैग ने अपना काम कर दिया, फास्टैग कैच किया। इसीलिए हमारे और चाइना के बीच में, यकीन मानिए, कितने साल का गैप है बताना बड़ा मुश्किल है। चाइना बहुत आगे चला गया है, मैं कई एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मेरे बच्चों। इसीलिए चाइना आज दुनिया को लीड कर रहा है एससीओ। और चाइना से भी झंझनाते हुए, चाइना से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से सीधा रेल लाइन निकली यूरोप। चाइना ने मालगाड़ी भेजा, पूरा गई यूरोप तक। इसलिए पूरी दुनिया में अभी नैरोबी में, मोम्बासा ने पहली बार ट्रेन देखा। जब ट्रेन वहां चली तो आधी जनसंख्या गांव से भाग गई। ऐसा कोई आकार का चीज देखा ही नहीं था कभी। पहली बार मोम्बासा में जब ट्रेन चली, चाइना ने चलाया है। चाइना पूरी दुनिया में ट्रेन चला रहा है। हम गए थे नाइजीरिया के साथ समझौता करने, भाई ट्रेन हम बना देंगे। चीन ने कहा ये इंडिया का ट्रेन बना देगा, ट्रेन तो हम बनाएंगे। और क्या कि नैरोबी में क्या क्या प्लेटफॉर्म बनाता है। चाइना के सारे रेलवे स्टेशन ऐसे दिखते हैं जैसे एयरपोर्ट हो। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन मतलब है, रेलवे है, स्टेशन है, क्या है ये हमें पता नहीं है। रेलवे स्टेशन में चले जाओ दोस्तों। मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन मैं, फैक्ट है ना, या मैं ना बताऊं? अरे मैं बताऊंगा, आप नबी को तो ही मैं बताऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, ये तो हकीकत है। क्या चाइना निकला, और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाइना से कुछ भी नहीं सीख पाए। और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज भी कहते हैं उद्योग हैं, बाजार है, ये है वो है। चाइना सबको निकाल के लेके आगे बढ़ गया। इसीलिए चाइना ने कहा, और इधर जब चाइना का राइज हुआ, एक बात याद रखिए, जो फटेला होता है फटेला ही होता है। एक ऐसा बीमार केस है दुनिया में, एग्जाम्पल है, जो अमेरिका के साथ रहा वो अमीर हुआ, इसके अलावा। आप एक एग्जाम्पल आप देखो, उठा के देख लो यार। 90 के पहले जो अमेरिका के साथ रहा वो अमीर हुआ। लेकिन जो अमेरिका के साथ भी, अभी अडानी के साथ रहो, 2-4 रुपए न मिल जाए तो रहने क्या मतलब है यार। कमाल की बात है। और जो सोवियत संघ के साथ रहा वो गरीब हुआ, चाइना के अलावा। कमाल की बात है, क्योंकि चाइना ने पहले से रास्ते बदल दिए थे। चाइना को लग गया कि सोवियत संघ चरमराने वाला है, और चाइना 20 से रास्ता बदल दिया, 78 से ही डेंग शाओपिंग ने। चाइना ने तब ये रास्ता अपनाया जब आपको पता है डेंग शाओपिंग ने रिफॉर्म किया था। हमने रिफॉर्म किया 1991 में, जब हम मरने कगार पे थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। चाइना रिफॉर्म किया 78 में, जब डेंग शाओपिंग रिफॉर्म कर रहा था। वहाँ के नेताओं ने, 4 वरिष्ठ नेता थे माओवादी, कहा डेंग क्या कर रहा है, तुम समाजवाद के दुश्मन हो। डेंग शाओपिंग ने कहा चंडाल चौकड़ी, तुम लोग नहीं जानते कि आने वाला भविष्य किसका है। डेंग शाओपिंग जबरदस्ती करके रिफॉर्म करवा दिया, और 78 से चाइना ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आज बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो आज आधारभूत संरचनाएं बन रही है, चाइना वो काम 78 में कर गया। चाइना ने दंदना के सड़कें बनाई, हाईवे बनाया, सब बनाया। और संयोग देखिए, 1991 में ग्लोबलाइजेशन, चाइना पूरी दुनिया लपकने को तैयार था, और हमने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाया तो हम ध्वस्त होने पे तैयार थे। हमारे पास कुछ था ही नहीं।
जो काम 30 साल पहले होना चाहिए था वो हम आज कर रहे हैं, वो भी समय ही लग रहा है उसमें। इसलिए चाइना जब आगे बढ़ा, पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया। अफगानिस्तान को तो बर्बाद ही लोगों ने कर दिया। लेकिन सेंट्रल एशियाई देश सोवियत संघ के साथ थे और सब लैंडलॉक है। सेंट्रल एशियाई देश सोवियत संघ के साथ थे, लैंडलॉक भी थे। और सवाल ये था, 90 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये पूरा एरिया खाली हो गया। सेंट्रल एशिया उत्पन्न हुआ 1991 के बाद। 91 के पहले सेंट्रल एशिया था ही नहीं। ये सारे भाग किसके थे? सोवियत संघ के। ये बात अलग है कि मॉस्को को जितना विकास का फायदा मिला उतना सेंट्रल एशिया को नहीं मिल पाया। हमारा संबंध सेंट्रल एशिया के साथ हमेशा से था क्योंकि हमारा संबंध सोवियत संघ के साथ था। सेंट्रल एशिया के साथ तो हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे। सेंट्रल एशिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम की है, जनसंख्या कम है। यहाँ पे 5 देश मिलाकर भी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। और आपको पता है, एक ऐसा शासक जो भारत में आकर खूब लूटपाट करता था, कौन था वो? नादिर शाह भी था। नादिर शाह की मजार इसी सेंट्रल एशिया में है। नादिर शाह के मजार के सामने लिखा हुआ है नादिर शाह तैमूर लंग। ओ माय गॉड, तैमूर लंग। नादिर शाह ने तैमूर लंग के मजार के सामने आज भी सेंट्रल एशिया में सोचिए भाई, मुगल शासन भारत में आया तो मुगल शासन के साथ भारत में आए तो हमारा तो सेंट्रल एशिया के साथ कल्चरल संबंध हो गया। भाई, सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध है, इसे कहते हैं सभ्यतागत संबंध। एक होता है राज्यों के साथ संबंध, राष्ट्र राज्य की इकाई तो मॉडर्न है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध है राष्ट्र राज्य के, सभ्यतागत नहीं है। ईरान के साथ हमारी सिविलाइजेशन पार्टनरशिप है। नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ भाई सभ्यताएं मिलती हैं इनसे। चीन के साथ, इंडिया और चाइना तो बड़ी सभ्यताएं रही हैं। एक खास बात है, देखिए किसी भी देश को सभ्यता कहना, ये उसका अतीत का बहुत बड़ा गौरव बताता है। पास्ट कितना ग्लोरियस था। हम एक सिविलाइजेशन है, राष्ट्र तो अभी बने। तो ये सेंट्रल एशिया के सारे देश, वहां तैमूर लंग की मजार पर आज भी लिखा है कि मुझे सोते, मैं सो रहा हूं, यहां डिस्टर्ब मत करना। और संयोग से 2 बार उसे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। उसने कहा जब भी मेरी मजार को डिस्टर्ब किया जाएगा ये पूरा क्षेत्र हिल जाएगा और जो ऐसा करेगा वो और मरेगा। ये बात अभी भी लिखा गया उसकी मजार पर। और जब ये बात बताई गई, स्टालिन जब वहां शासक था, स्टालिन को ये बात बताई गई, सोवियत संघ का शासक था। मैं कहा बेकार की बात यार, तुम लोग भी ऐसी रूढ़िवादी बातों बात करते हो, मजार छूने से हिल जाएगा देश। स्टालिन का ऑर्डर दिया आज ही इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। जैसे लोग मजार उखाड़ने के लिए आए, तब तक उसी समय जर्मनी ने दंदनाकर सोवियत संघ पे हमला कर दिया। मजार वाला काम रुक गया। लोगों ने कहा देखा सर, ये तो मरने के बाद इतना पावरफुल है। पहली बार फेल हो गया, मजार कोई छू नहीं पाया। दूसरी बार फिर ये हुआ। दूसरी बार ये सोवियत संघ के विघटन वाली बात थी 91 के आसपास। फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, लोगों कहा भाई मजार छूना मत, क्या बेकार की बात मत करो, दकियानुसी बातें तुम लोग करते हो। दोबारा जब मजार छूने की बारी आई, सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। इसे आज भी इसे कोई मजार से जगाता नहीं। जब तक था तब तक दुनिया परेशान किया, और जब नहीं है, मेरे गांव में ऐसा बड़ा खुराफाती आदमी था, मैंने कहानी बताई नहीं आपको? नहीं बताइए, मैं बता रहा हूं। इतना खुराफाती आदमी था कि जब तक जीवित था पूरे गांव को परेशान किया। और जब उसे लगा अब मर जाने वाला है तो उसने कहा भाई मुझे बहुत इस बात की ग्लानि है कि मैं पूरी जीवन भर तुरते गांव को परेशान किया। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर में खूंटे तुम लोग गाड़ देना, बदला लेके, मैंने इतना खराब काम किया है। अब लोगों ने कहा भाई इसकी अंतिम आत्मा खूंटे गाड़ दिया। जैसे अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, पुलिस ने कहा अरे शरीर में तुम लोग खूंटे गाड़ा, मार के लाए हो। सबको बंद कर दिया पुलिस ने। और यकीन मानो वो लोग 5 साल तक झेलते रहे। मतलब हिंदू भाई, खुराफाती लोगों की कमी दुनिया में नहीं है। मरते भी परेशान करेगा। इसलिए थोड़ा लिख लीजिए। अभी एससीओ पर आने से पहले शुरुआत कैसे करें? सेंट्रल एशिया से। आखिर में एससीओ में चीन चाइना आया। तो भाई हम क्यों जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया क्यों आया? बात तो हम इसी से बात शुरू करें, भारत से शुरू करें, फिर एससीओ पर आए।
क्योंकि एससीओ बना 96 में शुरुआत हुई, 2001 में बना। तो 2001 में बना क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा, आखिर में ऐसा हुआ क्यों एससीओ? क्योंकि रसिया चाइना आए क्यों? मामला एससीओ का है, राइज ऑफ चाइना का है। हमेशा याद रखिएगा, मुद्दे हमेशा ध्यान में रखा करिए। अगर मैं अब यहाँ थोड़ी सी बात आपको बता दूं मैं, फैक्ट और मुद्दों में कैसे अंतर करते हैं, जैसे कि पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। कुछ आपके दिमाग में फैक्ट होना चाहिए और मुद्दे हमेशा लिखना चाहिए। कैसे? मान लीजिए एससीओ है, तो पहले मैं कुछ एससीओ के बारे में आपको फैक्ट बता दूं। पहला, 96 में आधार रखा गया, 2001 में बना। इसमें चाइना, रूस और कौन है? तुर्कमेनिस्तान के अलावा 4 मध्य एशियाई देश। तुर्कमेनिस्तान नहीं है। चार मध्य एशियाई देश, यानी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, यानी तुर्कमेनिस्तान के अलावा। दूसरी बात, इसके अलावा भारत पाकिस्तान, 2017 के बाद भारत पाकिस्तान भी आ गए। इसके अलावा फिर नया इसमें कौन आ गया है? ईरान। और भी कोई नया मेंबर आया है? कौन? बेला रूस। और भी कोई नया आया है? बेलारूस मेंबर है। देखिए ये मेंबर है। अब सवाल है, दूसरी बात है, उद्देश्य क्या है? अभी लेटेस्ट बैठक कौन सी अस्ताना में थी? पाकिस्तान में विदेश मंत्रियों की थी। शिखर सम्मेलन कहा था अस्ताना। देखिए फैक्ट ये है, फैक्ट ये, जब कोई चीज़, इसीलिए जब करंट अफेयर में आप फैक्ट पढ़ते हैं तो ठीक है, फैक्ट तो है, तो फैक्ट से सवाल थोड़ी पूछा जाएगा। सवाल ये है, जितने लोग, अब देखिए तथ्य कैसे मुद्दे निकालते हैं, कैसे तथ्य से विश्लेषण निकालते हैं, यही मूल पढ़ने का तरीका है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती किसकी है? अच्छा, क्या क्या इस बात से जितने लोग यहाँ पे हैं जो मेंबर हैं, उस बात को आप कैसे समझ रहे हैं? या ऐसे देख लीजिए। अब देखिए विश्लेषण कैसे होता है, तथ्य यह है कितने लोग हैं, इतने लोग शामिल हुए। विश्लेषण है जो है तो क्यों है पहला,
कौन ऐसा है जो मेजर नहीं है? इंडिया के रहने क्या मतलब है? आप याद रखिएगा। ऐसा, अच्छा, अस्ताना में ऐसा कुछ हो जाएगा क्या जो एससीओ का पार्ट नहीं था? अरे जो बैठकें होंगी उसमें मूल मुद्दा तो एक ही होता है। एससीओ अगर बना तो सवाल ये है, अब आप इसी के मुद्दे को आप देखिए। पहली बात, तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं है, ये विश्लेषण है। जो है वो क्यों है, ये मुद्दा आता है। सेंट एशिया क्या फायदा, मुद्दा ये मुद्दा होगा। और भारत पाकिस्तान दोनों कैसे आ गए इसमें? बेलारूस को शामिल करने क्या निहितार्थ है, ये मुद्दा है, विश्लेषण है। यानी आप याद रखिए, इस तथ्य को और बड़े मुद्दे पे आगे बढ़ा दीजिए तो सवाल ये है, क्या एससीओ भारत पाकिस्तान के बीच शांति का सेतु बन सकता है? क्या एससीओ भारत चीन संबंधों को नई दिशा दे सकता है? और भारत एससीओ में है तो क्वाड में कैसे है? ये मुद्दे हैं। सवाल है, एससीओ में पिछली बार मेंस में पूछा जा चुका है, एससीओ में संघर्ष का वायरस विद्यमान है। इसका मतलब है, एग्जामिनर का भी देखिए एक तथ्य होता है, एससीओ में कितने मेंबर हैं, एससीओ का पर्पज क्या है, ये तो कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एग्जामिनर का एक ही तरीका होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे मतलब नहीं है। आप इसे क्या सीखना चाहते हैं, क्या मिला आपको, मुद्दे की बात की है। और फिर भारत इसमें क्यों आया, कुछ मुद्दा मिल रहा है आपको? ये तो लिखा ही हुआ है, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो लिखा है इसमें, नई बात क्या बता रहे हैं हम। याद रखिए, ये एससीओ है या राइज ऑफ चाइना है? एससीओ है या नाटो का विकल्प है? एससीओ है या स्वाभाविक रूप में एशिया एशियाइयों के लिए? ये एससीओ है या सेंट्रल एशिया से अमेरिका को भगाने का प्रयास है? बात ध्यान से सुनने की है। और सीधी सी बात है, हमने पहले बता दिया, वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के खिलाफ चाइना और रसिया एक साथ आ रहे हैं। इसीलिए जब पिछली बैठक हुई थी उज्बेकिस्तान में, उस समय जब यूक्रेन संकट कारण रसिया पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, उस समय पहली बार उसे इंटरनेशनल मंच पर जहां इनवाइट किया गया वो एससीओ था वो। चाइना नहीं मानता, चाइना रसिया के बिल्कुल एक साथ है। ऐसा है, एससीओ में क्या पर्पज हो रहा है, ये जो पर्पज लिखा गया है तो बेसिक सी बात है। मुद्दा क्या है? पहला, लिख लीजिए, पहला हेडिंग। मुद्दा क्या है, पहला हेडिंग, चीन। चीन का बढ़ता प्रभुत्व। चीन का बढ़ता प्रभुत्व। पॉइंट नंबर 1। मध्य एशियाई मध्य एशियाई क्षेत्र रूस और चीन के, मध्य एशियाई क्षेत्र रूस और चीन के बीच स्थित है। रूस और चीन के बीच स्थित है, लेकिन आज के लिए इतना ही।